यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक है। तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मैं इस तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर आपकी नज़रों में जातिवाद की परिभाषा क्या है। जातिवाद का भी बड़ा अजीब खेल है। जब वंचित तबके का कोई नेता, अधिकारी या व्यक्ति अपने ही समाज के किसी निर्दोष व्यक्ति को बचाने के लिए पैरवी करता है, हालांकि करता नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ पाती है, लेकिन मान लो एक आध बार करता भी है तो वो जातिवादी है और उसके द्वारा जो किया गया जा रहा है वो जातिवाद है। लेकिन सवर्ण तबके का कोई अधिकारी, नेता या कोई व्यक्ति अपने जाति के अपराधी को भी बचाने की कोशिश करता है तो तर्क ये दिया जाता है कि अपराधी को भी अपने बचाव में कुछ कहने का अधिकार है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग जिलों में घटनाएं घटित हुई। दोनों ही घटनाओं में जातिवाद के आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर। दोनों ही विधायक ठाकुर बिरादरी से आते हैं और मुख्यमंत्री के सजाती भी हैं। इसके बाद भी मुख्यमंत्री जातिवाद के आरोपों से बरी रहते हैं। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। किसी भी तथाकथित मीडिया संस्थान की न इस सरकार को जातिवादी कहने की हिम्मत पड़ती है, न ही उत्तर प्रदेश में तमाम सारे रेप, मर्डर और अपराधों के बाद भी जंगल राज बताने की हिम्मत पड़ती है। पहली घटना बलिया से आती है। वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह। वो एक आरोपी के समर्थन में न सिर्फ खुलकर के आ जाते हैं बल्कि कैमरे पर फूट फूट करके रोते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर आरोपी जो धीरेन्द्र सिंह है उसके परिवार की तरफ से अगर क्रॉस एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। पुलिस पर जाति करने का और मीडिया पर आरोप लगाने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, उस परिवार के साथ थाने का घेराव भी कर लेते हैं। इसके अलावा अपने बयानों में आरोपी धीरेन्द्र सिंह को स्पष्ट तौर पर बीजेपी का सहयोगी बताते हैं कि उस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है। तो क्या अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है तो उसको किसी की जान लेने का अधिकार हो जाता है? उस गोलीकांड में जयप्रकाश पाल की मृत्यु हो गई थी। जयप्रकाश पाल को एक आध गोली नहीं, 4 गोलियां सामने से मारी गई थी। विधायक जी ये तर्क देते हैं कि आत्मरक्षा में ये कदम उठाया था। विधायक जी को ये पता होना चाहिए कि आत्मरक्षा के अधिकार के तहत अगर कोई व्यक्ति आपको लाठी से पीटने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ आप लाठी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको लाठी मार रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पिस्तौल से उसकी जान ले लेंगे। विधायक जी को ये पता होना चाहिए। जिस तरीके से विधायक जी को अपने जाति के व्यक्ति को बचाने का अधिकार है, उसी तरीके से अगर न्यायिक चरित्र की बात की जाए तो अन्य समाजों में जब कोई व्यक्ति अपने समाज के किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ खड़ा होता है तो उस पर जातिवादी होने के आरोप क्यों लग जाते हैं। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल सोचने की जरूरत है कि सरकार अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की होती और आरोपी जाटव या यादव में से कोई होता और उसी का सजाती अगर कोई विधायक उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता तो स्थितियां क्या होती, मीडिया कितना प्रलाप कर रही होती, कितना चिल्ला रही होती, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक है। मैंने बताइए, जिसका जान ही संकट में पड़ जाएगा, जान ही संकट में पड़ जाएगा तो उसमें क्या करेगा आदमी? या तो जान बचाएगा भग करके, नहीं तो जान बचाएगा लड़ करके। दूसरा उपाय नहीं होता है। या तो लड़ करके जान बचाएगा, नहीं तो भग करके जान बचाएगा। तो भगने की भी परिस्थिति नहीं है। वो रिटायर्ड जो है कैप्टन है, रिटायर्ड कैप्टन। आप बताइए, सेना का रिटायर्ड कैप्टन इस तरह की बात करता है तो किस परिस्थिति में क्या? उसका 80 वर्ष का बुढ़ा बाप पीटा जाएगा, उसकी बहन पीटी जाएगी, तो क्या वो चुप बैठेगा? तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। हालांकि आरोपी धीरेन्द्र सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके भाई समेत तमाम अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री की इस बात में तारीफ करनी पड़ेगी कि अपने ऊपर लग रहे जातिवाद के आरोपों को धुलने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उन्होंने न सिर्फ एसटीएफ से गिरफ्तारी कराई बल्कि इन लोगों पर रासुका और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन सवाल फिर से यही उठता है कि जिन लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों के जातिवाद पर पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को तकलीफ थी, उन लोगों ने किसके लिए इन सरकारों को बनवाया है? इन सरकारों में आकर के
कौन से वो विधायक हैं, कौन से वो विधायकों के कार्यकर्ता हैं जो सामान्य जनता पर गुंडई दिखा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह को दिखावे के लिए ही सही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा यह जा रहा है कि नोटिस देकर के बुलाया है और उनका पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि सुरेंद्र सिंह ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इससे कुछ महीनों पहले सुरेंद्र सिंह के बेटे पर आरोप लगा था कि किसी बीएलओ के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उन्होंने दलित समाज के कर्मचारी को लात जूतों से पीटा था। इसके अलावा ये विधायक जी लगातार जब इनका न्यायिक चरित्र जागता है तो जाति प्रेम में ही क्यों जागता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले उन्नाव कांड के समय में भी इन्होंने बयान दिया था, क्योंकि उन्नाव कांड में इनके सजातीय विधायक कुलदीप सेंगर फंसे हुए थे। तो इनका बयान ये आया था कि भगवान राम भी अगर उतर आए तो रेप की घटनाओं पर नियंत्रण संभव नहीं है। यह प्रदूषण संस्कार द्वारा नियंत्रित होगा, संविधान द्वारा नहीं होगा। मतलब कि अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को संविधान में भी भरोसा नहीं रह गया है। इसके अलावा हाथरस की घटना के आरोपी जब इन्हीं के सजाती बनते हैं तो फिर इनका एक बयान सामने आता है, माता पिता अपनी जवान बेटी को सांस्कारिक वातावरण में रहने का तरीका सिखाएं। मतलब कि रेप के आरोपी अगर सजाती हैं तो इनका न्यायिक चरित्र फिर से जाग उठता है और संस्कारों की बात करते हुए कहते हैं, जहां सरकार का धर्म रक्षा करने का है वहीं परिवार का धर्म भी बच्चों में संस्कार डालने का है। हाथरस में दुष्कर्म नहीं हुआ था, इसकी पुष्टि लैब व पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो गई थी। विधायक जी को बताने की जरूरत थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी बताने की जरूरत थी कि रेप की पुष्टि के लिए स्पर्म का वेजाइना के अंदर मिलना जरूरी नहीं है। जो कानूनी धाराओं में बदलाव हुआ था उसमें यह भी बताया गया था कि अगर प्राइवेट पार्ट्स को छूने की भी कोशिश की जाती है तो बिना स्पर्म के मिले लड़की का अंतिम बयान ही पर्याप्त होगा। और पीड़िता के अंतिम बयान में स्पष्ट था कि उसके साथ गैंगरेप किया गया था। तो विधायक जी ने अगर ये इस तरह का बयान दिया है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई थी। विधायक जी ये भी कह चुके थे कि मुस्लिम कई पत्नियां रखते हैं और उनके बच्चे जानवर प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए वो हिंदुओं को धर्म बचाने के लिए अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह भी कर चुके हैं। मतलब जाति के खिलाफ बयान दे चुके हैं, पीड़ित लड़कियों के खिलाफ बयान दे चुके हैं, धर्म के खिलाफ बयान दे चुके हैं, और तो और डॉक्टरों को राक्षस और पत्रकारों को दलाल भी बता चुके हैं। लेकिन विधायक जी चूंकि राम राज्य के विधायक हैं और राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हैं, इसलिए उनके इन बयानों को मीडिया ने और उनकी पार्टी ने लगातार इग्नोर किया। इस बार फंस गए। मामला हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि उनका जो करीबी व्यक्ति था वो वीडियो में कैद हो गया गोली मारते हुए, और दिन दहाड़े वारदात हुई। तमाम सारे मीडिया घरानों को भी मजबूरी में चलाना पड़ गया, तो विधायक जी को तलब भी करना पड़ गया। सजाती व्यक्ति की गिरफ्तारी भी करानी पड़ गई। वजह कुछ भी हो, लेकिन अगर गिरफ्तारी हुई है तो इस निर्णय का हमें स्वागत करना चाहिए। अब दूसरी खबर लखीमपुर खीरी से। वहां के भारतीय जनता पार्टी के ही सीएम के सजाती विधायक लोकेंद्र बहादुर सिंह, जिस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, जिसको बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका नाम तमाम सारे समाचार पत्रों में छुपा लिया गया है, लेकिन उसका नाम है शिवेंद्र सिंह सीबू। विधायक जी के जाति के हैं, विधायक जी मुख्यमंत्री के जाति के हैं, इसलिए विधायक जी को यह ताकत मिल जाती है कि वो मोहम्मदी कोतवाली में घुस करके किसी महिला सिपाही से दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ और गाली गलौज करने के आरोपी को न सिर्फ छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं बल्कि पुलिस को बुरा भला भी कहते हैं। उनके साथ आए हुए तमाम सारे लोग पुलिस पर रौब भी गांठते हैं। बाद में जब विधायक जी से पूछा जाता है तो कहते हैं कि मैं कोतवाली गया ही नहीं था, जबकि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें विधायक जी अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में नजर आ रहे हैं। तो सवाल फिर से वही है कि मीडिया की नजर में जंगल राज तो आ भी सकता है, लेकिन जातिवाद तभी आएगा जब मुख्यमंत्री पिछड़ी या दलित बिरादरी से होगा। लखीमपुर खीरी की घटना को दबाने की कोशिश भी हुई। पुलिस ने और विधायक समर्थकों ने अलग अलग बयानी की, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ भी छुपता नहीं है। तमाम सारे विपक्षी दल के नेताओं ने इस खबर को ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोलना शुरू किया। तो यह भी खबर सामने आ गई कि विधायक जी पर 1-2 दिन पूर्व ही धान क्रय केंद्र पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाली गलौज करने, दबंगई करने और रजिस्टर को उठाकर फेंकने के आरोप लगे थे।
सोचने समझने की जरूरत उनको है जिन लोगों ने पूर्ववर्ती सरकारों पर कुछ तथाकथित लोगों के आरोप लगने के बाद ये मान लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सहयोग कर देंगे तो हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। इस गलतफहमी के शिकार जो लोग हैं वो कम से कम वर्तमान समय में हो रही घटनाओं की एक लिस्टिंग कर लें, उनमें अपराधियों के नाम देख लें। जिन विधायक मंत्रियों द्वारा दबंगई की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक का मामला रहा हो, इनका मामला रहा हो, किसी भी अधिकारियों को धमकाने में ऑडियो वायरल का मामला रहा हो, किसी भी जिलाध्यक्ष द्वारा किसी कर्मचारियों को पीटने का मामला रहा हो, खुद आप लिस्टिंग कर लीजिए। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो बाकायदा एक लिस्ट जारी की थी, हालांकि उस लिस्ट में 2-3 नाम गलत भी थे लेकिन ज्यादातर नाम सही थे। सीएम के सजातियों के नाम उन्होंने जारी किए थे। तो आप खुद से लिस्टिंग करके देख लीजिए कि जिन सरकारों पर जातिवादी होने के आरोप लगाते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित रामराज्य और राष्ट्रवाद को समर्थन किया था, कहीं आप ठगे तो नहीं जा रहे हैं? रामराज्य और राष्ट्रवाद के चक्कर में कहीं आप अति घोर जातिवाद और सवर्णवाद के शिकार तो नहीं हुए जा रहे हैं? नेशनल जनमत की किसी भी बात पर यकीन मत करिए। मैं आपको आज कोई आंकड़े नहीं बता रहा हूं, मैं टास्क आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप आसपास की घटनाओं में आरोपी देख लीजिए, उन आरोपियों के समर्थन में आए हुए लोगों को देख लीजिए। आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आपने तथाकथित जातिवाद से बचने के लिए किन लोगों के हाथ में सत्ता थमा दी है। चाहे गाड़ियों के पीछे लिखे हुए शब्द ही देखना पड़े, वो ही आपको बता देंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में रामराज और राष्ट्रवाद के नाम पर किसका खेल चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 15 अक्टूबर को जब पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह को मौका वारदात पर ही पकड़ लिया था तो वो छूट करके भागा कैसे? भागने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हुआ, तब उसकी अरेस्टिंग लखनऊ से करवाई गई। किसी भी कारण से करवाई गई, उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन विधायकों का इस तरीके से खुल करके अपराधियों के समर्थन में आना कहीं भी उचित प्रतीत नहीं होता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है